सोल्व करने वाले हैं FM11 का पेपर जो 2020 मार्च अप्रैल में पूछा गया है और ये डिसाइड करना है कि कौन सी लीज़ है, फाइनेंशियल लीज़ है या फिर ऑपरेटिंग लीज़ है। मोस्ट ऑफ बार यही क्वेश्चन फाइनेंशियल शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। लीजिंग में से शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है या फिर मैंने फर्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मार्क वाला करवाया है वो होता है। मोस्ट ऑफली ये 2 क्वेश्चन में से एक ही अब तक के पेपर में रिपीट हुआ है और पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिसाइड द लीज इज़ अ फिनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। मतलब हमें डिसाइड करना है कि इसमें कौन सी लीज है, फिनेंशियल लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। तो नीचे दिए कॉस्ट ऑफ मशीन 75 लाख। मतलब ये जो 75 लाख दिए हैं ये हम प्रेजेंट वैल्यू इसकी निकालेंगे तो इसके 90% प्रेजेंट वैल्यू के 90% हमारी कितने 75 लाख के जो 90% होते हैं उतनी हमारी प्रेजेंट वैल्यू आती है तो वो हमारा फिनेंशियल लीज कंसीडर होगा। वरना उससे कम रहती है, 80% आती है, 70% आती है 75 लाख के, तो वो हमारा ऑपरेटिंग लीज रहेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ द लीज रेंटल आर एज फेलोज। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का लीज हमें दे दिया गया है रेंट। नीचे क्या बोला है, लीज रेंटल इज अ पेबल एट द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। मतलब साल के शुरुआत में हमें लीज पेबल कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही कर रहे होंगे, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में और फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में। आगे हम पढ़ते हैं। रेसिडियल वैल्यू आफ्टर द 4 ईयर हमें दी है 5,05,000। डिस्काउंटेड फैक्टर एट 20% पर एनम आर एज अ डिस्काउंट फैक्टर हमें 20% के दिया है, उससे मल्टीप्लाई करके हमें अपनी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी और उसको हम कंपेयर करेंगे एज पर कॉस्ट ऑफ द मशीन से। तो क्या एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सबके एंड ऑफ द ईयर हमें दिए है और ये हमें लीज हम कब पे कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के मतलब शुरुआती तौर में, मतलब फर्स्ट ईयर के शुरुआत में। तो शुरुआत में हम लीज पे करेंगे तो हमारा डिस्काउंट फैक्टर कितना रहेगा, 0.8833 नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। मतलब हम लीज कब पे कर रहे, शुरुआत में लीज पे कर रहे और ये हमें डिस्काउंट फैक्टर कब का दिया है, एंड ऑफ द ईयर। मतलब इसका कितना रहेगा, डिस्काउंट फैक्टर 1 रहेगा हमारा। सेकेंड ईयर का कितना रहेगा, उसका रहेगा 0.833, क्योंकि सेकेंड ईयर के शुरुआत में और फर्स्ट ईयर का एंड मतलब सेम हुई जो फर्स्ट ईयर की एंड की प्राइस है वही सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग की प्राइस होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 31 दिसंबर पे जो प्राइस है वही हमारी 1 जनवरी पे रहेगी। तो हमारी इस हिसाब से हमारा सेकेंड ईयर का डिस्काउंटेड फैक्टर क्या रहेगा, 0.833। आगे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डिसाइड हमें करना है फिनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो इस प्रकार से हम टेबल बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ईयर, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर डिस्काउंटेड फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए वो हमारा लास्ट टेबल में बॉक्स बनाया है हमें। तो हमने जो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, पाँचों की हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इंस्टॉलमेंट 36 लाख, 75 लाख, 40 लाख, 10 लाख एंड 5,05,000 ये हमारी रेसिडियल वैल्यू है जो बच रही है। मतलब इतना लीज पे करने के बाद इतनी रेसिडियल वैल्यू हमें हमारी बच रही है, उसको भी हम इंस्टॉलमेंट के तौर पे दे रहे हैं तो हम वो भी कंसीडर करेंगे। एंड और ये हमें कब की दी है, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर के बाद हमारी इतनी वैल्यू बच रही है। मतलब इसके साथ हमारा कौन सा डिस्काउंटेड फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, फोर्थ ईयर के एंड में जो दिया है वो वाला होगा। जैसे इसमें आई थिंक दिया है 482, तो हम ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने सबसे पहले ही बोला कमेंसमेंट के शुरुआत के ईयर का, कमेंसमेंट ईयर मतलब कि शुरुआत के तौर पे हम लीज पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट ईयर में डिस्काउंटेड फैक्टर लागू नहीं होगा, मतलब वो हमारी 1 ही प्राइस रहेगी। सेकेंड ईयर पे हमारी
जो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर की है वो रहेगी, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर की है वो हमारी थर्ड ईयर पे लागू होगी, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर की हमारी है वो एंड ऑफ द थर्ड ईयर की है वो हमारी फोर्थ पे लागू होगी, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर की है वो हमारी फाइव में। और ये हमारी रेसिडियल वैल्यू भी कितनी यहाँ की दी है आप समय पढ़ सकते हैं, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। तो हमारी डिस्काउंटेड फैक्टर भी कहाँ का लागू होगा, एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। मतलब आपको समझ में आया कि हम लीज जो पेमेंट कर रहे हैं वो शुरुआत में कर रहे हैं, और डिस्काउंटेड फैक्टर दिया है वो हमारा एंड ऑफ द ईयर दिया है। तो पहले दिन, साल के पहले दिन तो हमारी प्राइस डेप्रिशिएट नहीं होगी, तो हमारी बनी रहेगी। और सेकेंड ईयर का फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का सेकेंड डे हुआ, लास्ट ईयर का लास्ट डे हुआ, तो एंड ऑफ द जो एंड ऑफ द ईयर हमें इंफॉर्मेशन दी है वही हमारी सेकेंड ईयर में फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी। मतलब 31 मार्च और 1 जनवरी वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उस तौर पे हमने डिस्काउंटेड फैक्टर लिया है। तो इसको MLP को डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, तो हमारा आ जाएगा टोटल 74,76,510। मतलब हमारी जो कॉस्ट थी मशीनरी की 75 लाख, उसके 90% हमारी 90% से मोर देन हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो रही है। मतलब हमारा जो लीज है वो कौन सा कंसीडर होगा, फिनेंशियल लीज। तो हमें नीचे ऐसे नोट लिख देंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल इज अ मोर देन 90% ऑफ द फेयर वैल्यू, दैट्स वाई लीज इज अ कंसीडर एज अ फिनेंशियल लीज। मतलब इसको इसीलिए हम फिनेंशियल लीज कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी 75 लाख है उसके मोर 90% से ज़्यादा हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो रही है। ऑलमोस्ट तो हमारी उसके नज़दीक ही हो रही है, सिर्फ 74,000 का ही फ़र्क है। तो हमारी ये लीज़ कौन सी कंसीडर होगी, फिनेंशियल लीज़। यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। आगे सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सार्वजनिक बैंक लिमिटेड प्रिपेयर शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न एंड शेड्यूल 14 अदर इनकम। नीचे जो पर्टिकुलर्स में जो इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से हमें तय करना है कि कौन सी अमाउंट 13 नंबर के शेड्यूल में आएगी और कौन सी अमाउंट 14 नंबर के शेड्यूल में आएगी। तो हम देखते जाते हैं कौन सी अमाउंट कहाँ पे आएगी। सबसे पहले है डायरेक्टर फीस। तो डायरेक्टर फीस हमारी आती है P&L के 16 नंबर के शेड्यूल में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, मतलब 16 नंबर में आती है, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगी। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। और मैंने पहले की वीडियो में भी बोला था कि जो इंटरेस्ट अर्न में जो भी अमाउंट आएगी उस सब में इंटरेस्ट शब्द लिखा होगा, और वो इनकम हमारी होगी और इंटरेस्ट शब्द लिखा होगा, तो हमारा वो आएगी अमाउंट 13 नंबर के शेड्यूल में। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारी इनकम भी हो गई, और लिखा भी है इंटरेस्ट शब्द, तो ये हमारी आती है इसी शेड्यूल में 13 नंबर में, मतलब फर्स्ट एंट्री जो इसमें आएगी। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है लेकिन याद रखना है कि डिपॉजिट पे है, तो डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। मतलब ये आएगी हमारी 15 नंबर की शेड्यूल में, जो है इंटरेस्ट अलाउड, मतलब एक्सपेंस के, यहाँ पे वो नहीं आएगी। देन आफ्टर है हमारा कमीशन एंड ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज ये हमारी इनकम ही है जो आएगी 14 नंबर अदर इनकम में, मतलब वो यहाँ पे आएगी। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट जो हमें मिलता है वो है, तो वो भी हमारी यहाँ 13 नंबर के शेड्यूल में आएगी, जिसमें इंटरेस्ट शब्द भी यूज़ किया है और हमारी इनकम भी है। सन्ड्री इनकम वो हमारी अदर इनकम में आएगी 14 नंबर के शेड्यूल में। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट सिर्फ लिखा है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट लिखा है, इसलिए हम इसको 15 नंबर के शेड्यूल में एज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐसा शब्द यूज़ किया होता तो ही हम इसको 13 नंबर के शेड्यूल में कंज्यूम करते, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट एंड सिर्फ डिस्काउंट दिया है
तो हम एज एक्सपेंस इसको 15 नंबर के शेड्यूल में दिखाएंगे, मतलब वो यहाँ पे नहीं आएगा। देन आफ्टर है अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता ही नहीं है, जो हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 5 नंबर के शेड्यूल में आता है, वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। देन आफ्टर है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट आता है हमारे 11 नंबर के शेड्यूल में, जो है अदर असेट का, मतलब वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा यहाँ पे आएंगे 14 नंबर के शेड्यूल में। अगर कोई भी हमने चीज़ बेची है, उस पर हमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ है, तो वो दोनों हमारे 14 नंबर के शेड्यूल में ही आएंगे। अगर प्रॉफिट है तो उसको हम प्लस में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो हम उसको इसे माइनस में दिखाएंगे 14 नंबर के शेड्यूल में। तो टोटल हमें कितनी देखी एंट्री, जो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, ये दोनों हमारी 13 नंबर में आएगी। देन आफ्टर है ये कमीशन एंड ब्रोकरेज, सन्ड्री इनकम एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारी आएगी 14 नंबर के शेड्यूल में। अब हम इसको इस तरह से दिखा देंगे। सार्वजनिक बैंक लिमिटेड, जो हमारा सम का नाम है। देन आफ्टर 13 नंबर का शेड्यूल इंटरेस्ट अर्न बनाया है हमने, उसमें हम 2 एंट्री जो मैंने बताया कि कौन कौन सी आएगी, तो वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट, दोनों की टोटल करके हम शेड्यूल बना के दिखा देंगे। 25 लाख टोटल आता है, और ये हमारा 13 नंबर का शेड्यूल बन गया। देन आफ्टर 14 नंबर का शेड्यूल बनाने को बोला है, उसमें हम कमीशन एंड ब्रोकरेज लिख लेंगे 16 लाख, सेंट्री इनकम लिख लेंगे 5 लाख, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बोला, अगर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस में दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो हम इसको माइनस में 90,000 दिखाएंगे। तो हमारा टोटल आ जाएगा 20,10,000, और यहाँ पे हमारा 14 नंबर का शेड्यूल भी बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट सम है वेर यू विल इंडिकेट फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द अमरोली कोऑपरेटिव बैंक। मतलब नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन दी है पर्टिकुलर्स, उसमें हमें तय करना है कि कौन सी पर्टिकुलर बैलेंस शीट के किस शेड्यूल में, यानी फिर शेड्यूल तो नहीं, यहाँ पे किस नंबर के हेड में आएगी। यहाँ कोऑपरेटिव में हेड होता है, तो हमें तय करना है कि कौन से हेड में आएगी। पहला है स्टाफ ग्रेजुएटी फंड, एडवांस फॉर लिफ्ट एंड बिल्डिंग, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सन्ड्री असेट, लोन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड बिल्स पेबल। तो हम आगे देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं कि कौन सी अमाउंट, कौन सी पर्टिकुलर कहाँ आएगी। तो फर्स्ट है स्टाफ ग्रेजुएटी फंड, जो आती है लाइबिलिटी साइड रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ पे फंड नाम देख के ही पता चलता है कि वो हमारी रिजर्व एंड सरप्लस है, जो आती है सेकेंड नंबर के हेड में, सब हेड में। एडवांस फॉर लिफ्ट एंड बिल्डिंग, एडवांस से ही पता चल रहा है कि ये हमारी लोन्स और एडवांस नाम के हेड में आएगी, जो आता है असेट साइड 6 नंबर का हेड है, उसमें आएगी। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, तो आएगी असेट साइड, और इन्वेस्टमेंट का हेड है 4 नंबर का, तो 4 नंबर के हेड में आएगी। देन आफ्टर फोर्थ देखते हैं, फोर्थ है हमारी सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट मतलब वो हो गई हमारी अदर एसेट, मतलब असेट साइड अदर असेट के 12 नंबर के हेड में आएगी, जो कोऑपरेटिव का 12 नंबर का हेड है अदर असेट, उस साइड। लोन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लोन ऑफ बोला है, लोन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मतलब हमने लोन दी है। लोन फ्रॉम अगर लिखा होता तो ये हो जाती हमारी बोरोविंग, और फॉर लाइबिलिटी साइड 4 नंबर के हेड बोरोविंग में आती, 6 नंबर के हेड बोरोविंग में आती, लेकिन ये हमारा है लोन एंड एडवांसेस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वो यहाँ पे हमारी असेट साइड आएगी, जो है हेड नंबर 6 लोन एंड एडवांसेस। देन आफ्टर लास्ट 6 नंबर का है बिल्स पेबल,
जो आता है हमारा अदर लाइबिलिटी में, और अदर लाइबिलिटी का हेड है 11 नंबर का और साइड है लाइबिलिटी साइड। वो तो हमें देख के ही पता चल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।